अब हमारे मुख्य वक्ताओं को मैं स्वागत करता हूं कि वे हमारे शोधार्थियों के जो प्रपत्र प्रस्तुतिकरण के ऊपर अपना मंतव्य व्यक्त करें और उनको अपने बहुमूल्य सुझाव द्वारा संपन्न बनाएं। लता चौहान जी, आपका स्वागत है। बहुत 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 आभार सचित जी। अ, आपने ये कहकर कि हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं देख रही हूँ सारे जो हमारे प्रतिभागी आज मंच पर हैं, जो जुड़े हुए हैं। सचित जी आज जिस जगह पर बैठे हैं, ग्वालियर में मेरा एक अनुभव रहा है उनके साथ। और वो मंच पर बिल्कुल नहीं आ रहे थे और उनको मैंने बहुत कोशिशों के बाद मंच पर अपने साथ बिठाया। तो मुझे लगा कि आज वो जहां पहुंचे हैं, वो उसी दिन से एक शुरुआत मुझे लगता है कि हुई है। और देखिए कि आज वो एक सत्र, एक कार्यक्रम पूरा आयोजन कर रहे हैं और ऐसे कई काम वो करते रहते हैं। तो एक शुरुआत होती है कहीं से, जहां से हम अपनी बात को रख सकते हैं। सुझाव नहीं है, बस सोचने की बात है कि जब भी हम प्रपत्र पढ़ें, या तो वो आभासी मंच हो या न हो, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। ये हमारा एक प्रथम मुख्य पॉइंट होता है, जिसको हम रखें कि मुझे ये प्रपत्र पढ़ना है। दूसरा जो है कि जब आप प्रपत्र के विषय का चुनाव करते हैं, आपके पास में उसकी जानकारी होती जरूर है। और कुछ उपविषय होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके अलावा कोई और भी वही उपविषय ले लेता है। तो यदि आप आयोजकों से ये पता कर लें कि एक ही विषय को किसी और ने तो नहीं लिया है, थोड़ा माफ करें, तो आपका जो रिपीटेशन नहीं होगा। क्योंकि जानकारी हम अक्सर किताबों से या कहीं से या गूगल से कहीं से हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विषय एक ही होता है और उसमें जानकारी भी लगभग वही हो जाती है। तो इसलिए हम पहले उसको जानकारी कर लें अपने आयोजकों से। उसके बाद जब हम शब्दों का चयन करते हैं उस प्रपत्र को लिखने में, हम जानकारी ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं बुक्स का या गूगल से या कहीं और से, तो कई ऐसे शब्द हैं जो हमें भी आते हैं। आप सभी हिंदी के ज्ञाता हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आगे चलकर शिक्षक बनेंगे और हिंदी के साथ ही आप आगे जिएंगे। तो शब्दों का चयन हमारा अपना हो। जो शब्द वहां दिया है उसका पर्यायवाची या उसका उचित संदर्भित शब्द हम वहां पर ले लें। उसके बाद जब हम प्रपत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो विषय में कई बार हम कृतियों के नाम, कवियों के नाम, लेखकों के नाम वहां आते हैं। अगर हम भी वही सुना रहे हैं अपने श्रोताओं को प्रपत्र के माध्यम से, क्योंकि वो सब भी ये जानते हैं कि प्रसाद जी की ये कृति है या इसका ये नाम है, तो हम उसमें कुछ नया नहीं दे रहे हैं। यदि हम उस कृति के किसी वाक्य को वहां लेकर बात करें और या किसी पंक्ति को हम वहां पर लेकर बात करें, तो शायद वो उचित होगा और लोगों तक एक संदेश भी पहुंचेगा। लेकिन हमारे किसी लेखक ने ये कहा है और उनकी ये कृति का नाम है और इनकी ये कृतियां हैं, तो नाम तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद में प्रपत्र पढ़ने से पहले आप स्वयं एक बार उसको पढ़ लें। क्योंकि जब हम प्रपत्र लिखते हैं तो हम एक फ्लॉलेस लिख लेते हैं या उसको अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन हम उसको पढ़कर नहीं देखते। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वहां पर कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, और उसी के द्वारा, उसी के आधार पर हम अपने वाक्यों को बराबर से उच्चारित कर सकते हैं। हमारे पैराग्राफ जो बनते हैं किसी भी प्रपत्र को लिखने में,
तो वो भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक जानकारी को उसके आधारभूत स्तंभ पर लेकर हमको चलना होता है। फिर होता है, नेक्स्ट है कि शब्दों के उतार चढ़ाव पर हम ध्यान दें। जैसे हम पढ़ते हैं किसी भी शब्द को, तो उस शब्द का जो वॉल्यूम है या जो आवाज है वो किस तरह सुनाई देगी, या उसमें हमारे भाव कैसे दिखाई देंगे, वो हमारे श्रोताओं पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे। तो आपकी आवाज का प्रपत्र पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है उस शब्द को लेकर के। जब हम अपने प्रपत्र में किसी को कोट करते हैं कि इन्होंने ये कहा या उन्होंने वो कहा है, तो वहां हमें उस व्यक्ति का नाम और कोट किया गया वो वाक्य यदि हम 1 से 2 बार पढ़ें तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक बार हम एकदम पढ़ लेते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं, तो उस पर हमको ध्यान देना है। हम जब बाहर किसी मंच पर पत्र पढ़ने जाते हैं, मैं यहाँ देख रही थी कि ये तो आभासी मंच है और केवल हमारी सूरत दिखाई दे रही है और हम दूसरों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ पत्र या पेपर को हाथ में रखकर सिर नीचे करके एक रीडिंग लगा रहे हैं, नहीं। प्रपत्र को आपने नहीं पढ़ना है, आपके द्वारा पढ़ा गया प्रपत्र दूसरों तक पहुंचाना है आपको। तो उसके लिए आपके भावों की अभिव्यक्ति, आपके चेहरे पर उसका एक्सप्रेशन, उस शब्द का महत्व, उसका अर्थ आपको अवश्य अपने आप से वहां पर लाना होगा। मंच पर जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहां आपका जब नाम लिया जाता है तो मंच पर आपको आपकी सीट से उठकर मंच तक आने की जो आपकी जो वॉकिंग है, जो चल कर आप आते हैं, वो भी आपको एक बहुत ही सारगर्भित स्तंभ देता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं या जा रहे हैं। आपकी वेशभूषा अच्छी हो, आपके चेहरे पर पूरे समय जो प्रपत्र आप पढ़ते हैं उसमें एक मुस्कुराहट का होना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो आपके प्रपत्र में जान डालता है। बहुत टेंशन वाला, या यहाँ भी मैं देख रही थी कुछ लोग बहुत ही डर से या बहुत ही बिखरे हुए कि नहीं मुझे पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। हाँ, ये जानती हूँ कि समय बहुत कम होता है और उस समय के अंदर आपको पढ़ना होता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका समय कम पड़ रहा है तो आप तुरंत उसके अंतिम समीकरण पर आ जाएं, और जिस किसी ने उसी विषय पर यदि आपसे पहले पढ़ लिया हो और वही जानकारी उसने दे दी हो जो आपने भी लिखी हो, तो उसको रिपीट ना करें, क्योंकि वो केवल एक समय व्यर्थ करेगा। आपने जो लिखा है, आपका जो भाव है, उसको आप वहां पर दे सकते हैं। दक्षिण के जो लोग हमारे जितने भी हम सभी मित्र हैं, आप सभी अभी पढ़ रहे हैं लेकिन आप सभी मित्र हैं मेरे भी। तो जब हम उत्तर भारत में जाते हैं प्रपत्र पढ़ने, हमारे अंदर एक बहुत जोश होना जरूरी है। हम ये बता सकते हैं कि दक्षिण का परचम हम अपनी इस अभिव्यक्ति के द्वारा ही हिंदी को उत्तर भारत के मंच तक ला सकते हैं, क्योंकि हम कहीं भी कम नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं ये सोचना कि मैं केरल से आई हूं तो मैं उत्तर भारत के इस मंच पर अपना प्रपत्र कैसे पढ़ूं, बिल्कुल नहीं। एक आत्मविश्वास आप में है, आप गई हैं वहां तक या गए हैं वहां तक, आपको अपना प्रपत्र उसी फ्लोलेस लाइन में आपको या उसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। आप बिल्कुल अपना स्थान वहां पर बना सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि सचित जी आज जो है वो उसी आत्मविश्वास का नजारा आपके सामने है। उच्चारणों पर आपको ध्यान अवश्य देना है, यस, हम सभी को, क्योंकि हम दक्षिण में अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन वो उच्चारण कब आएंगे आपके हाथ में, जब आप उसको 1 से 2 बार पहले पढ़ लेंगे। उसके बावजूद भी यदि हमारे उच्चारण हमारे दक्षिण भाषा के प्रभाव से प्रभावित है, कोई बात नहीं, हमारा मकसद है उस अर्थ को उन तक पहुंचाना। तो उच्चारण पर भी हमको ध्यान देना है, जानकारी हमको ले लेना है। अगर इस तरह से हम काम करते हैं, मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन अवलोकन था जो मैंने यहाँ देखा, और मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, तो इस अवलोकन के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, एक बात आप ध्यान रखें
कि आप यदि, क्योंकि केरल से ये प्रस्तावित हो रहा है ये कार्यक्रम, तो मैं कहूंगी कि आप केरल के प्रतिनिधि हैं जो हिंदी को लेकर के आगे जा रहे हैं। तो कहीं भी कम नहीं है, आप किसी से भी कम नहीं है, लेकिन किसी से कम नहीं है, आत्मविश्वास के साथ आपको बढ़ना होगा और आप देखिएगा कि आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप नौकरी जरूर पाएंगे, हिंदी के टीचर बनेंगे, लेकिन वो तो एक अर्थव्यवस्था वाली बात होगी कि भाई पैसा कमाना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हिंदी को जो आज आप आगे लेकर जा रहे हैं, वही हिंदी आपकी आगे याद की जाएगी। कि अनुपमा जी ने आज का कार्यक्रम का संचालन इस तरह से किया, बहुत सोच समझकर। उन्होंने शायद कुछ तैयारी भी की होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो शब्दों का बड़ा सोच समझकर उपयोग कर रही थी। गलतियां हमारी अपनी हैं, हम उसको सुधार सकते हैं। आज जो हमसे गलती हुई है उसको हम अगले कार्यक्रम में सुधारने की कोशिश करें। उसके बावजूद भी मनुष्य है, हमसे गलती होगी, लेकिन आप केरल के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि जो होता है वो सामने खड़ा रहता है, डट कर खड़ा रहता है। मेरी इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अभी बाकी हमारे वक्ता लोग हैं, आप ही अपना, अभी मेरे ख्याल से लता चौहान जी ने पूरे के पूरे मुद्दे को छूकर गए हैं, सभी सब बातों को समझाए हैं बच्चों को। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है। जैसे चौहान जी ने बताया है ना, वो कई साल पहले मधुरै नहीं ग्वालियर में मिले थे। वहां पर इस प्रकार के एक आयोजन हो रहा था संगोष्ठी में। रात 9 बजे के बाद 9 बजे को एक कवि सम्मेलन, वही है ना चौहान जी? तो उसमें क्या है कि कवि सम्मेलन हो रहा है, सभी ऐसे कविगण बैठे हुए हैं। तो चौहान जी ने मुझसे कहा कि आ जाओ, आप भी आके बैठो, 2-3 पंक्तियां सुनाओ। मैंने कहा कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मेरे पास कोई कविता नहीं है। तो 2-3 छोटी छोटी लेखक कविताएं मैं पहले लिखी, उसको मैंने लता जी को दिखाया। तो लता जी ने थोड़ा कुछ करेक्शन करवा के दे दिया, कहा कि यही काफी है, आप आके बैठ जाओ। तो उन्होंने उसके नजदीक में मुझे भी बिठाया। बहुत सारे लोग थे, 10-15 कवि लोग बैठे हुए थे, उसी बीच मुझे भी बैठने का मौका मिला। और वहीं पर मैंने जो मेरी 2 छोटी सी कविताएं उसको सुनाई भी है। और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार ऐसे कवि सम्मेलन में वो कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला। तो इस प्रकार वो क्या है कि अगर हम केरल के अंदर, हमारे यहाँ हमारे कॉलेज के अंदर ही घूमते फिरते रहेंगे तो हमारी भाषा भी नहीं बढ़ेगी और आगे भी हम नहीं बढ़ पाएंगे। अभी देखो आप लोग, देखिए जो संगोष्ठी मैंने बहुत कम समय में आयोजित किया है, लेकिन देखो 5-5 जो वक्ता लोग आ गए हैं। ये 5 मेरे इतने अभिन्न मित्र हैं, जिससे कई सालों से उनसे मुलाकात हुई है। ये जो मित्रता है मैं अभी वैसे ही ले रहा हूँ, वैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो इसलिए कि इन्हीं की ओर से प्रेरणा मिलती है। पूरे देश भर में ऐसे मित्र लोग हैं। हमारे पास हिंदी भाषा जो है, तो इसी भाषा की वजह से हम सभी से मिल सकते हैं, पूरे देश भर के लोगों से और बाहर के लोगों से भी। तो आगे चलकर जैसे लता जी ने कहा ना, आप लोग अभी शोधार्थी हैं, आगे प्राध्यापिकाएं या प्राध्यापक बनने वाले हैं, तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करना है। तो पूरे देश में अभी देखो ये सब आपके भी मित्र बन गए हैं, जैसे लता चौहान जी हो या गजेंद्र जी हो या जयलक्ष्मी जी हो, ताली जी हो, सभी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, फिर भी बच्चों के साथ ऐसे मित्रता रखते हैं। तो आप लोग उनको भी अपने मित्र के जैसे बात कर सकते हैं, फोन मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे आपको अपने शोध विषय से संबंधित भी कुछ डाउट्स क्लियर कर, वो भी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं हमारे मित्र सब, ठीक है? तो आगे उनसे आप लोग भी संपर्क में बने रहिए। अब हमारे बीच कुछ बाहर से जुड़े हुए कुछ और शोधार्थी लोग हैं, और अभी हम थोड़ा कुछ फीडबैक सुनने चाहता हूँ। हमारे जो संगोष्ठी का आयोजन कैसे रहा, आप सब अपना कम समय में छोटा सा बात बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा फीडबैक। अभी राम किशोर, वो ग्वालियर से है ना, या मध्य प्रदेश के हैं आप? जी सर, जी सर। जी हाँ, थोड़ा एक संगोष्ठी का फीडबैक दे तो अच्छा रहेगा। जी नमस्कार, मेरा नाम रामकिशोर चीचाम है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर एक राज्य विश्वविद्यालय है, उसमें मेरा अभी एक शोधार्थी के रूप में चयन हुआ है। क्योंकि मैं अभी इस संगोष्ठी के लिए शोध प्रपत्र तैयार नहीं किया है,
सर का अभी मेरे पास मैसेज आया था कि आप अपना परिचय दीजिएगा संक्षिप्त शब्दों में। तो वही मुझे इस संगोष्ठी में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के सामने एक साहित्य को सुनने का और सीखने के लिए मुझे बहुत अच्छी बातें मिली। और मैं इस संगोष्ठी में डॉक्टर भारद्वाज सर के संदर्भ में ही जुड़ पाया हूँ। और मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में सभी बुद्धिजीवियों को सुनने का मुझे एक मौका मिला। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। और बाकी हमारे मुख्य वक्ताओं से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए हमारे संगोष्ठी को। दोनों कॉलेज के सहयोग से किया गया है। मेरे परम मित्र अजीत सर, आपका जो ये संगोष्ठी रही बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस में जो कुछ शोध छात्र शामिल हुए हैं उनका हौसला देखा जाए तो कम नहीं है। हिंदी का उज्जवल भविष्य उनके चेहरे पर झलक रहा है, निखर रहा है, क्योंकि उनका बोलने का ढंग मैं बहुत गहराई से सुन रहा था। उनके जो शोध प्रपत्र है उनमें बहुत छोटी छोटी बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ी बात होती है जहां पर कहीं पर भी आपको ऐसा मंच मिले और उन छोटी बातों को आप इस रूप में प्रस्तुत करें। ये मंच हर किसी को नहीं मिलता। हमें तो बहुत देर बाद हासिल हुआ। लता चौहान मैम से हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुलाकात हुई। वहीं पर उनका नंबर हमने लिया और तभी से हम दोनों भी बातें करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से आज देखा जाए तो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इस संगोष्ठी का आयोजन बहुत जरूरी आ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अजीत सर हमारे प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बहुत गहराई से इस संगोष्ठी, संतोष अंबाड़े सर जी उनके पास माइक लेके चले गए हैं, तो फिर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर आप सर जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही मौलिक कार्य है। ऐसा ही कार्य आपको जाके आगे करना है। शोध छात्रों को भी आप जहां से भी हो वहीं से आप हिंदी की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कारण नहीं चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए और वो आपके पास है। इस संगोष्ठी का आयोजन दोनों कॉलेज ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। आयोजक सजीत सर और जो कुछ दूसरे कॉलेज के सर हैं वो भी, अरुणिमा सर मैडम जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपना शोध पत्र भी अच्छी तरीके से पढ़ा और संचालन भी बहुत अच्छी तरीके से किया। उनका भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। और जो भी आप लोगों का कार्य है सचमुच में इसकी जरूर अच्छाई के लिए नोंद हो जाएगी। अजीत सर नमस्ते। धन्यवाद तारे जी। जैसे लता चौहान जी तो क्या है पूरे देश भर में घूम के जितनी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय जितनी भी इतने सारे संगोष्ठियों में वक्तव्य दे चुके हैं, इसीलिए आप शोधार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा उनकी बातें। और जैसे ताले जी ने भी हमारी बहुत तारीफ की है। जयलक्ष्मी जी आप जरा। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि साजिद जी से मैं तब परिचित हुई थी जब कोरोना महामारी काल यानी 2020 में पहली बार उन्होंने ये कदम उठाया कि व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो ऑडियो के जरिए एक संगोष्ठी चलाना, और वो बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा और उसमें दूर दूर तक सब लोगों ने कोशिश की ऑडियो के जरिए और जो मोबाइल के जरिए। तो ये इनका जो है अगला और भी बाकी प्रयास उन्होंने किया। दूसरा प्रयास है इसमें जो, और दूसरी बात है ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में ज़्यादा जो है हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पावर ऑफ नहीं होना चाहिए या इंटरनेट प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज ना हो, ये जो बहुत टेंशन रहता है। तो जब भी किसी सेमिनार का आयोजन करना होता है उतना सरल नहीं होता, उसमें कितना टेंशन होता है हम जानते हैं, बहुत होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ही
ये फायदेमंद है कि हम दूर दूर तक सबको जोड़ पाते हैं जी, बहुत है। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। दूसरी बात, आपने जैसे जो शोधार्थी रूपी बीज को पेड़ बनाने का प्रयास किया, मतलब जो उस पर जो आप पानी डाल करके उनको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे भी आगे वक्ता के रूप में या और भी जो है अपना प्रपत्र वाचन करके वो आगे बढ़े। और प्रपत्र वाचन करना भी उतना सरल कार्य नहीं है, काफी अनुसंधान करना पड़ता है, बहुत कुछ किताबों को देखना होता है, पढ़ना होता है। और लता जी की प्रति मैं बहुत आभार और बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से उन्होंने प्रस्तुत किया कि किस तरह से इसको आगे थोड़ा सा शोधार्थियों की ओर से उनको आगे कैसे प्रयास करके और भी जो है जो थोड़ी बहुत जो बीच में जो महसूस उन्होंने की थी, और एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया ढंग से, और जो हमारे जो दूसरे सर हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि साजिद जी जो इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो इसी तरह आगे बढ़ते चले जाए, उनका नाम काफी रोशन हो। और जितने भी जो वक्तागण हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको मैं नमन व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ। और सभी शोधार्थियों को जो प्रपत्रवाचक हैं उनको भी बधाई देती हूँ। और ये कहना चाहूंगी कि आगे और इसी तरह अपना प्रपत्र वाचन करते चले जाएं। केवल ऐसा नहीं, जो अभी ऑफलाइन में भी जो उनको जब मौका मिलेगा, वो जो लता जी ने जिन बातों को बोला उसको फॉलो करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और उसको सुधारते हुए वो करते चले जाए। अदरवाइज जो बाकी देखा जाए तो उनका जो वाचन था और जो उन्होंने जो तैयारी की थी वो जो है काफी जमकर बहुत ही मेहनत करके उन्होंने तैयारी की थी। तो सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और सबको नमन करती हूँ। और साजिद जी ने अपना मौका दिया, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। मंच संचालन से लेकर संयोजन जो इसके पीछे जो लगे होते हैं ना, तो मैं सच बताऊं, जब कार्यक्रम समाप्त होता है उसी दिन सो पाते हैं चैन से। जब एक कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, जब तक वो कार्यक्रम की योजना हमने पहले दिन शुरू किया, तब से लेकर जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता हम सो भी नहीं पाते ठीक से, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो लगे रहते हैं बिल्कुल वो कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो बहुत बधाई देती हूँ, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और हम वक्ता के रूप में भी हैं, लेकिन जो प्रपत्रवाचक हैं, जो बाकी वक्ता है जिन्होंने अपने जो है अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उसको भी हम सुनते हैं बहुत। अब ये हम भी बहुत कुछ जान पाते हैं अभी, बाकी जितना हम सुनते हैं उतना, जैसे हम भी आज भी हम प्रपत्रवाचक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, वक्ता के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, वो निर्भर करता है कार्यक्रम के ऊपर। तो जितना सुनना हम उतना ही ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो बहुत बधाई देती हूँ एक बार फिर से, और सब वक्ताओं को भी मैं नमन करती हूँ। साजिद जी एक बार फिर से बधाई, और जो सरकारी कॉलेज है और उनके जो संयोजक हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जयलक्ष्मी जी, धन्यवाद। अभी गजेंद्र भारद्वाज जी। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साजिद जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी सफल संगोष्ठी का आयोजन किया। लता दीदी से भी एक आग्रह है कि इस तरह से हम लोगों के यहाँ भी जो आगे संगोष्ठी हम लोग आयोजित करते हैं उसमें भी अपना समय दें, क्योंकि अभी से नहीं, पर प्रारंभ से जब से लता दीदी को मैंने विभिन्न संगोष्ठियों में सुनना प्रारंभ किया है, मुझे ये गर्व होता है कि दक्षिण भाषी या जो द्रविड़ भाषा बोलने वाले जो हिंदी के विभिन्न विद्वान हैं इतनी शुद्ध हिंदी का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो लता दीदी को देखकर पता चलता है, सजित जी को देखकर पता चलता है कि यदि एक छोटा सा अवसर भी दे दिया जाए तो किस तरह से सचिन तेंदुलकर बना जा सकता है। जिस संगोष्ठी की बात अभी की गई है मैं भी उसमें शामिल था। मुझे पता है सजीत जी पहली बार बोल रहे थे तब कितना संकोच था उनको, लेकिन आज देखिए जैसा दीदी ने कहा कि वो न केवल संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं बल्कि उन सभी मानकों पर जिनके आधार पर संगोष्ठी को सफल कहा जा सकता है, यह संगोष्ठी सफल मानी जा सकती है। सहभागियों की संख्या संगोष्ठी को सफल नहीं बनाती, कितना हमने प्रपत्र वाचकों को समय दिया है, कितना प्रपत्र वाचकों ने उससे ग्रहण किया है और कितना उस संगोष्ठी का मक्खन निकलकर सामने आया है, ये संगोष्ठी की सफलता निर्धारित करती है। इस दृष्टि से बहुत अच्छे प्रपत्रवाचक रहे।
आधे या 1 घंटे में 2-2 मिनट का समय देकर 20 प्रपत्र पढ़ा लिए जाना या 1 या 2 प्रपत्र को पूरा समय देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने जो कुछ प्रपत्र सुने उनमें मैडम सरिका जी ने हिंदी भाषा के विकास में केरल की पत्र पत्रिकाओं का योगदान, जिस पर अपना प्रपत्र पढ़ा था, विवरणात्मक शैली में लिखा गया था, लेकिन बहुत उत्कृष्ट प्रपत्र था। इससे पहले मुझे कभी जानकारी ये नहीं हो पाई थी कि केरल में इतनी लंबी परंपरा रही है हिंदी पत्र पत्रिकाओं की, जिन्होंने न केवल शासकीय बल्कि अर्धशासकीय, अशासकीय, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में भी हिंदी को बढ़ाने का प्रयास किया है। डॉक्टर जयलक्ष्मी मैडम, उनसे मेरा परिचय प्रत्यक्ष तो नहीं रहा, लेकिन कुटुंब ऐप में जो साहित्य अकादमी की सदस्य हैं मैडम, उस माध्यम से मैं मैडम के लेखों को या मैडम के विचारों को पढ़ता रहता हूं। उस पटल पर मैं मैडम से जुड़ा हुआ हूं। पहली बार प्रत्यक्षता मिलने पर बड़ा अच्छा लग रहा है मैडम, नमस्कार। अरुणिमा जी ने अपना जो शोध प्रपत्र पढ़ा माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना संबंधी, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं होशंगाबाद जिले के बाबई के उसी गांव का मेरा जन्म है, जिस गांव के माखनलाल चतुर्वेदी थे। उनके पूर्वज उसी विद्यालय में पढ़ाई किए थे जिसमें मैंने पढ़ाई की है। उनकी जन्म स्थल, जन्मभूमि या जहां उन्होंने साहित्य रचना की, वहां से लेकर जबलपुर तक, नागपुर तक उन्होंने और रायपुर की जेल तक जो यात्रा की, उनमें से अधिकांश जगहों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का, उनके लेखन से परिचय होने का मुझे अवसर मिला है। सौभाग्यशाली मानता हूं मैं। तो उनकी रचनाओं को बहुत सटीक तरीके से मैडम ने उद्धृत किया। राष्ट्र चेतना के साथ साथ उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, हिंदी की अस्मिता आदि का भी हमको बोध होता है, जिस पर प्रकाश डालते हुए यदि मैडम और भी प्रपत्र अपने तैयार करेंगी तो उससे किसी एक विषय को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में समझने की उनकी एक समझ विकसित हो सकेगी। ऐसे ही मेरी आकांक्षा है कि मैडम तैयार करें। और शोध पत्र प्रकाशन के लिए जितने भी यहाँ प्रपत्र वाचन किए गए हैं, मैं सजीव सर से निवेदन करूंगा कि या तो कोई एक पत्रिका या कोई पुस्तक प्रकाशित हो। यदि उसमें कोई समस्या आती है तो लता दीदी और हम लोग भी मिलकर सहयोग कर सकते हैं। तो इससे सभी शोधार्थियों का और सहभागियों का मनोबल भी बढ़ेगा। उनको प्रकाशन के लिए एक ऐसा मंच मिल पाएगा जो मंच आजकल हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एपीआई आदि के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उससे अक्सर शोधार्थी वंचित रह जाते हैं। तो यदि इसका प्रकाशन होता है तो हम सभी के साथ साथ सभी शोधार्थियों और प्रपत्र वाचकों को भी उसका लाभ मिलेगा। सभी शोध पत्र उत्कृष्ट कोटि के थे। जो कुछ तकनीकी समस्याएं थी उन्हें पहले ही लता दीदी ने सबके सामने बता दिया है। अब इंतजार केवल 2 बातों का है कि लता दीदी के पुलिस वाले व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी मीठी सी आवाज में कुछ 1-2 कविताएं हो जाएं या गीत हो जाएं, जो लगभग हर संगोष्ठी में उनसे सुनने का अवसर मिला है। दीदी से निवेदन करता हूं कि हमको लाभान्वित करें, आदरणीय लता दीदी। मेरे ख्याल से और कुछ बोलने वाले यदि हैं तो शायद वो भी अपने विचार रखना चाहेंगे। बस यही है कि हमारे गजेंद्र भाई ने जो बात कही कि खंडवा जिले में माखनलाल जी का घर है, खंडवा में, होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में उनका जन्म है, लेकिन खंडवा में उनका घर भी है। अच्छा जी। खंडवा में जो घर है वहां मुझे जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर एक विद्यालय भी है माखनलाल चतुर्वेदी लड़कियों के लिए, वहीं मेरी पढ़ाई भी हुई है। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि उनके घर जाकर के और कम से कम उनकी किताबों को छूने का अवसर भी मिला है। और रही बात आप सभी की,
तो हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं भी आज बहुत कुछ सीखी हूँ यहाँ से, और हर बार मेरा ये प्रयास होता है कि कुछ नया सीख कर हम जाएं। ऐसे कोई ज्ञानी या विशेषज्ञ हम नहीं हैं, बस सीख रहे हैं। जो आज सीखेंगे शायद कल वो किसी को हम दे जाएंगे, मेरा इतना ही मानना है। प्रकाशन की बात भी की है भाई ने, और जरूर सचित जी इस बात पर अमल करेंगे। शायद उनकी बहुत आगे की सोच होती है सचित जी की। जयलक्ष्मी जी बता रही थी कि वो थोड़ा सा विश्राम करेंगे जब एक संगोष्ठी समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है कि सचित जी के दिमाग में अभी से चल रहा होगा कि अगली संगोष्ठी कब होगी और उसकी रूपरेखा उन्होंने ऑलरेडी बना ली होगी। तो ये एक होता है सपोर्ट, या हम कहते हैं कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए जब आप हाथ आगे करते हैं और वो व्यक्ति सही कदम बढ़ाकर आगे आ जाए, फिर हम उसे छोड़ देते हैं कि अब आप तैरना सीख गए हो, खुद उस किनारे पर जा सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा साथ हूँ। जब भी आप किसी को भी मेरा सहयोग चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जयलक्ष्मी जी भी हमारे यहाँ बैंगलोर आई थी और उस दिन भी उनका कुछ ऐसा ही हाल था, और मैंने कहा कि नहीं, आप जरूर बैठेंगी यहाँ मंच पर और आप वक्ता के रूप में प्रपत्र पढ़ेंगी। और उनको हमने मंच पर उस दिन दिया, वो कह रही थी कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं तैयार थी। कुछ बॉल्डविन कॉलेज की बात थी, यदि मैडम को याद हो। मैंने कहा नहीं, आप बैठेंगी जरूर, आप वक्ता के रूप में ही रहेंगी। तो ये जो होता है, हम कुछ नहीं करते, केवल एक सहयोग देते हैं। और यदि उससे जो व्यक्ति है कुछ आगे बढ़ जाता है, तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात और कुछ नहीं होती, कि मेरे सारे मैं कहूंगी कि छात्र और मेरे बच्चे, आप सभी छोटे हैं मुझसे, तो मेरे भाई बहन जो भी हैं, जो भी हम समझे, उन सबसे ऊपर मैं एक रिश्ता रखती हूँ, वो है मेरे मित्र का। आप सभी मेरे मित्र हैं और मित्रों में इस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो ये मैं कहना चाहती थी। रही बात गीत की, तो मुझे लगता है कि यदि और कोई अपने कुछ विचार रखना चाहते हो, और मेरे जो विचार यहाँ पर हैं इस संगोष्ठी में, कि केवल 2 ही कॉलेजेस के लोग शायद जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो और लोगों को जोड़े। और जो इनके प्रिंसिपल हैं इन दोनों कॉलेजेस के, जिन्होंने ये संगोष्ठी करने की अनुमति दी है, और वो शायद यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने जो अनुमति दी है हिंदी के लिए, मैं संगोष्ठी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी की संगोष्ठी के लिए जो उनकी अनुमति मिली है, वो हमारे लिए हिंदी को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा बहुत बहुत सादर नमन है उन दोनों प्रिंसिपल्स को जो इन दोनों कॉलेजेस के हैं। वर्कला कॉलेज तो एसएन कॉलेज में आई थी, मुझे पता है, लेकिन अभी वहां पर जो मैडम है, तो बहुत साधुवाद है उन दोनों को। और ऐसे ही आप अनुमति दें, काम करने वाले अपना काम कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनुमति नहीं मिलती, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। और मैं सोचती हूँ कि सचित जी में वो कुछ करने का जो एक जज्बा है, या हम बहुत ही व्यंग रूप में कहें कि एक जो कीड़ा है, वो जो बहुत विचलित होता है, और उनको यदि हम हाथ में दे देंगे कुछ, तो वो जरूर वहां से कुछ ना कुछ नया ही करके निकल जाएंगे। तो मेरा ये फीडबैक, यदि आप मानते हैं इस बात को, तो बहुत बहुत आभार। और बस 2 पंक्तियों से मैं, अगर आप अनुमति दें तो सचित जी अभी सुना दूं। हाँ जी, सुनाइए। तो गीत तो आप सभी का सुना हुआ भी है, लेकिन अवसर है तो मैं उसी पर अपना ये गीत, फिल्मी गीत है, लता दीदी को समर्पित है, उन्हीं की आवाज में है। और कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वही
भारत वासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इन पंक्तियों में मुझे जो शब्द पसंद आए वो थे मद्रासी। उस जमाने में दक्षिण भारत को केवल मद्रासी नाम से ही जाना जाता था, और वो उन्हीं के वंशज हम लोग भी हैं। आज हमने अलग अलग केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जो भी किया है, लेकिन ये जो मद्रासी शब्द इस पद में आया है, ये हमारे दक्षिण भारत को उस गाने में अमर करता है। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। वो खून था हिंदुस्तानी, वो लोग थे बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सब अनम्यूट करके ताली बढ़िया मैडम जी, सब अनम्यूट करके ताली बजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या सुरील आवाज, बहुत बढ़िया मैडम। उनका गजल तो सुनना ही चाहिए। गजल सुनना है? जी मैडम, जी मैडम। चलिए, मैं 1-5 मिनट का 1-2 मिनट समय दें और फिर मैं आपको इन बच्चों से थोड़ी बात करेंगे, जी तो हाँ, उनसे बातचीत कर लीजिएगा। गजल और औपचारिक धन्यवाद के साथ हम समाप्त करेंगे। जी जी जरूर। जितने भी जो पेपर प्रेजेंट किए हुए हैं, आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अभी फीडबैक का समय दे दीजिए। अपना फीडबैक वीडियो ऑन करके बता दीजिए। कोई नहीं है क्या? ठीक है, अब देखो कि इस संगोष्ठी के बारे में आगे हमारा संगोष्ठी, अभी लता जी ने जो सच बोला है कि आगे के संगोष्ठी के बारे में मैं प्लान कर रहा था। आगे हमारी संगोष्ठी रहेगी सिनेमा के ऊपर, हिंदी फिल्म के ऊपर है। पहले से हमने तैयार करके रखा है और उस पर पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। हिंदी फिल्म के ऊपर है और कई लोगों को मैंने चुन भी रखा है, वो उसी पर माहिर है फिल्म के ऊपर बात करने के लिए। और आप लोग भी तैयारी कीजिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन भी हो रहा है, वो ऑफलाइन पर होगा हमारे कॉलेज में, और इसका भी डिटेल्स आपको भिजवा देंगे। और बाकी जितने भी जो शोधार्थी आज प्रवृत्त प्रस्तुत किया, सभी से मैं आभार हूँ। आप लोगों ने सिर्फ एमजी कॉलेज के शोधार्थी हैं, इसीलिए मैं विशेष रूप से हिंदी विभाग, एमजी कॉलेज के हिंदी विभाग और वहाँ के जितने भी अध्यापक बंधु हैं, शोध निदेशक हैं, और वहाँ के जो विभाग अध्यक्षा जो हैं, सभी को से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ से इतने सारे
प्रस्तुतकर्ताओं ने इसमें शामिल हुआ है। ऐसे हमारे अभी 2 संगोष्ठियां हुई हैं, उसमें अधिकतर लोग एमजी कॉलेज से हैं, इसलिए हमारे हिंदी विभाग की ओर से एमजी कॉलेज के हिंदी विभाग के लिए विशेष आभार व्यक्त करूंगा हम आगे, और इसका हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर इसकी घोषणा भी किया जाएगा और उसमें किया जाएगा। ठीक है, अब जितने भी मित्र लोग आए हैं उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बात और है, यहाँ पर आपको जो सुझाव मिले हैं उनको आप लोग ध्यान से ले लीजिए और आगे के संगोष्ठियों में थोड़ा कुछ उन्हीं के सुझाव के अनुसार बेहतर है। अभी गिजेंद्र चौहान जी, भरदा जी ने भी बताया है कि कैसे करना है। कि मेरा यही इरादा है कि आगे की जो पीढ़ी है, अभी तो हम तो यहाँ प्राध्यापक के रूप में है, आगे की जो पीढ़ी है, जैसे आप लोग जब प्राध्यापक आप बनने जाएंगे तो हमसे बेहतर हो, हमसे बेहतर आप लोग किया जाए, यानी हिंदी के लिए कुछ और काम किया जाए। इसके लिए आप लोगों को केरल से बाहर जाना है, पूरे देश भर में घूमना है, बाकी जगह पर जाइए, अपना पर्चा प्रस्तुत कीजिए, वक्तव्य देते रहिए, और इसीलिए आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेंगे और बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे। आप लोग भी ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे एमजी कॉलेज में भी शोधार्थियों का कोई संघ है और वहां भी आप लोग संगोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं। और जैसे अभी आज यहाँ पर 5 लोगों से मिले, इस 5 आपके दोस्त बन गए हैं, अभी आप लोग उनसे भी मिल सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। अब आप लोगों से कोई अरुणिमा, आपको विशेष रूप से धन्यवाद अदा करते हैं। आप वहाँ एमजी कॉलेज के शोधार्थी हैं और आपने इस सत्र का संचालन, इन पूरे कार्यक्रम का संचालन बहुत ही सराहनीय तरीके से किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लता चौहान जी के गसल के सर, अभी क्या है ना, अभी मैं आज दोपहर के बाद मुझे 3 स्कूल में जाना है। अभी एनएसएस का, नेशनल सर्विस स्कीम का जो कैंप चल रहे हैं, पिछले 2 दिन से रात को 10 बजे होते मुझे घर वापस आने में। रोज 3 स्कूल में क्लास लेना है मुझे, 2-2 घंटे का। और अभी वहां से फोन आ रहा था, एक जगह पर 1 बजे से शुरू है, 1:30 बजे से शुरू होगा और 2-2 घंटे का सेशंस रहे। आज 3 स्कूल जाना है और आज सुबह से ये जो प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और रात को, इसके बाद रात को और प्रोग्राम भी हैं। लता जी जानते हैं, पूरे दिन ऐसे बिजी रहते हैं। ऐसे बिजी रहना मैं बहुत पसंद करता हूँ, कुछ करते रहना है, हिंदी के लिए भी करता है, हमारे प्रोफेशन के लिए भी करते रहना है। और जैसे जयलक्ष्मी जी ने बताया ना, हमारे कोरोना के समय पर, कोरोना और मीडिया के ऊपर हमने व्हाट्सएप के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, पहली बार ऐसी संगोष्ठी का आयोजन किया है, वो भी कितने व्यवस्थित तरीके से किया है। वो जिन लोगों ने उसमें अटेंड किया है उनको पता है कि कैसे हमने वो प्रोग्राम किया है। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने का जो जोश, जैसे लता जी, जयलक्ष्मी जी, गजेंद्र जी, ताले जी, आप जैसे मित्र लोग, जितने भी मित्र लोग होते रहते हैं, तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप लोगों से जोश मिलते रहते हैं। तो आगे हमारे ये शोधार्थी लोग हैं, उनको भी आप लोगों से जो जोश और सपोर्ट मिले, ये मेरा इरादा है। तो अब हम लता चौहान जी के जो गजल के साथ इस संगोष्ठी का समापन करेंगे। और अंतिम समय पर सुचिता है क्या? सुचिता? नहीं सर जी। ठीक है, औपचारिक रूप से धन्यवाद अदा करेंगे सुचिता, लता जी के गजल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लता जी आप म्यूट है। मुझे आप फिर से निमंत्रण और आमंत्रण दे रहे हैं, पर बस कुछ बहुत छोटे रूप में सुनाऊंगी आपको, शायद 1 या 2 मिनट में। और आपका समय बहुत वैल्यूबल है, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे भी 2 वेबिनार है, अभी 3 बजे से और फिर 4 बजे से। सुना है हर बात का जवाब रखते हो तुम, सुना है हर बात का जवाब रखते हो तुम, कि हर तन्हाई का भी क्या हिसाब रखते हो तुम, सुना है हर बात का जवाब रखते हो तुम, दिलों को तोड़ने का फन तुम्हें भी आता है,
शेर पर गौर फरमाएं। दिलों को तोड़ने का फन तुम्हें भी आता है, दिलों को तोड़ने का फन तुम्हें भी आता है, दिलों के टूटने का भी क्या हिसाब रखते हो तुम, दिलों के टूटने का भी क्या हिसाब रखते हो तुम। और अगला अंतिम शेर पेश कर रही हूं। कभी मिलोगे हमसे तो तुमसे पूछेंगे, कभी मिलोगे हमसे तो तुमसे पूछेंगे, कभी मिलोगे हमसे तो तुमसे पूछेंगे, दिलों के सुकून छीनने का भी क्या खिताब रखते हो तुम, सुना है हर बात का जवाब रखते हो तुम। शायद सचित जी के लिए बहुत बैठता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे इस संगोष्ठी में वर्कला शिवगिरी श्री नारायणा कॉलेज के हिंदी विभाग एवं IQAC के सहयोग के साथ साथ सरकारी कॉलेज बेबी जॉन मेमोरियल सरकारी कॉलेज चवरा के भी सहयोग से जो कार्य संपन्न हो रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे गौकुमार जी दूसरा जो आयोजक हैं उस कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं, वो दूसरे कुछ काम में इतना व्यस्त है कि वो पूरे केरल का जो नेशनल सर्विस स्कीम का जो कोऑर्डिनेटर है वो कोल्लम जिले का, और पूरा कोऑर्डिनेशन का काम उनके ऊपर सौंप है, इसीलिए वो जुड़ नहीं पाए। बीच बीच में वो 2-3 बार आ गए हैं और वो पूरा अटेंड नहीं कर पाए। उनकी ओर से भी मैसेज है कि पूरे संगोष्ठी में जितने भी लोग आए सभी का धन्यवाद अदा करने के लिए, और उनके ओर से भी, और जैसे हमारे कॉलेज की ओर से और चवरा कॉलेज की ओर से, दोनों तरफ से मैं सभी को धन्यवाद अदा करता। अभी औपचारिक रूप से धन्यवाद अदा करने के लिए सुजिता को। तो इसके साथ साथ संगोष्ठी का समापन। धन्यवाद जी सर। सबको नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद अदा करना मेरा ऊपर जो कर्तव्य है। पहला सत्र में डॉक्टर C जयशंकर बाबू जी ने भारत के विकास पर हिंदी के योगदान का काफी महत्वपूर्ण ढंग से वक्तव्य प्रस्तुत किया है। उनको इस अवसर पर मेरे ओर से और इस संगोष्ठी के आयोजक की ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। और दूसरा सत्र में डॉक्टर लता चौहान जी और हिंदी फिल्मी गीतों में स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्मी गीतों में हिंदी भाषा के विकास उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण ढंग से भाषण दिया है, और साथ साथ अब तो गजल भी हमें उसकी ओर से सुनने का मौका मिला है। उसको भी मैंने अपने ओर से और इस संगोष्ठी के आयोजक की ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। और तीसरे सत्र में डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज जी ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका पर काफी चर्चा महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत की, उनको भी धन्यवाद अदा करती हूँ। और 14 सत्र में डॉक्टर जयलक्ष्मी जी ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के हेतु दक्षिण भारत में हिंदी को प्रचार देने के लिए और हिंदीतर भाषियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी उन्होंने कहा है। उनको भी मेरे ओर से और इस संगोष्ठी के आयोजक की
ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। और 5वां सत्र में डॉक्टर शिवसर्जन ताले जी ने हिंदी साहित्य और गांधी चेतना पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, उनको भी धन्यवाद अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ इस संगोष्ठी पर प्रपत्र प्रस्तुतिकरण के लिए जो शोधार्थी लोग आए थे और उनको भी, और इस संगोष्ठी के आयोजक और आयोजकगण और उसके साथ साथ सजित जी को भी मैंने अपने ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को साधुवाद। ओके, धन्यवाद जी। आगे भी हम मिलते रहेंगे, सभी शोधार्थियों से अनुरोध है कि आगे भी संगोष्ठियां होते रहेंगे, आप लोग इसमें भी शामिल होकर सहभागिता देकर इसकी सफलता के लिए काम कीजिए। जयलक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो सेमिनार सिनेमा वाले सेमिनार की जानकारी दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में ही दिया जाएगा, आपको पर्सनली भी भिजवा देंगे। और अभी रहेंगे, हम सब आपका साथ हैं, हम सब आपका साथ देंगे और आगे के सभी कार्यक्रम में साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर साथ रहेंगे। और वैसे मदुरै में अगले महीने या अक्टूबर में कुछ संगोष्ठी है सबरमा जी के अमेरिकन कॉलेज में। अच्छा, तो जरूर आप बताएं और हम लोग हाजिर हैं, रहेंगे। हाजिर है। कॉलेज में अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा हूँ, तो उसका डिटेल्स भिजवा देंगे जी। आपने अपने ग्रुप का जो नाम रखा है आजादी और हिंदी, हाँ बदलते रहेंगे, वो बहुत बढ़िया है, उसको चेंज ना करें। नहीं, वो क्या है कि अगले सेमिनार का नाम आएगा, पहले उसमें जश्न प्रेमचंद नाम रखा था सर, बदलते रहते हैं, लेकिन इस ग्रुप को कंटिन्यू कीजिएगा, ग्रुप यही रहेगा, लेकिन नाम बदलते रहेंगे कि अगले सेमिनार का टाइटल रहेगा वही पर आएगा। नहीं, और मैं जो कह रही थी कि मैंने जो अपने प्रपत्र में भी कहा कि है ना, हर घर तिरंगा, आज का हमारा जो है हर घर में हिंदी की गंगा, बस ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। बहुत धन्यवाद सचिव। बहुत जी। तो हमें जाने की अनुमति है? एक मिनट, हमारे डॉक्टर गौमर जी हैं, दूसरे कॉलेज के जो आयोजक हैं चवरा बीजेएम कॉलेज के, वो भी जुड़े हैं। वो क्या है कि इतने बिजी है आज, वो उनको पिछले एक हफ्ते से एक महीने से वो स्वतंत्रता अमृत महोत्सव को लेकर उनके डायरेक्शन में करीब 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा स्कूल का काम उनको होते, पूरे जिले का कोऑर्डिनेटर है गौमर जी। अभी मैंने तो जबरदस्ती बुलाया है बाकी लोगों से तो मिलाने के लिए, क्योंकि बहुत जैसे समाज सेवी है, हिंदी अध्यापक इसके साथ वो देखे कि राष्ट्रीय जैसे दिल्ली में उनको क्या स्पेशल पुरस्कार मिला है, जैसे श्रेष्ठ एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के लिए, श्रेष्ठ एनएसएस यूनिट के लिए, सभी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सब बोलिए हमारे बच्चे लोग हैं। उमर जी। हाँ जी सर। तो मैं आदरणीय सजित जी, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, ताकि तो हम सब मिलकर ये कार्यक्रम किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे पूरा समय आपके साथ जुड़ने का मौका नहीं मिला है। तो हम सब जानते हैं कि आजादी का 75वां शताब्दी हम मना रहे हैं, के सिलसिले में राष्ट्रीय सेवा योजना के नाते कई जो कार्यक्रम आज पूरे देश में या हमारे राज्य में चलते हैं, तो जिला के जो एक नेतृत्व में रहने के कारण मेरे ऊपर कई दायित्व जमा हुआ है, इसलिए पूरा समय और आप सबके प्रपत्र एवं जो बीज भाषण को सुनने का मौका मुझे अभी नहीं मिला है। तो मैं आज जो एक्साइज कार्यालय के सामने खड़ा है, हमारे कई स्वयंसेवक छात्र छात्राएं जो उसके जो दीवार के ऊपर जो चित्र खींच कर जो एंटी ड्रग कार्यक्रम के लिए जो काम करते हैं, मैं उनके साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से आप लोगों से हिंदी के संबंध में कुछ बातें करने के लिए इस समय मेरे पास ताकत नहीं है। मैं सबसे पहले इसके लिए क्षमा मांगना चाहता हूं। तो हिंदी के क्षेत्र में जो सजित जी के नेतृत्व में जितना कार्य हो रहे हैं वो सम्मानीय बात है। उनकी तरफ से हिंदी की बढ़ावा के लिए, उसके सम्मान के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
कई प्रकार के कार्यक्रम उनके नेतृत्व में आगे होते हैं। वे एक अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं और भाषण वक्ता है और ट्रेनर है। इस तरह उन्होंने उनके साथ इस तरह का एक कार्यक्रम बीजेपी कॉलेज एवं वर्कला शिवगिरी के श्री नारायण कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करने का जो मौका हमें मिला है, तो मैं सचिव जी के प्रति जितना आभार प्रकट करना है ये पूरा नहीं होगा। मैं पूरी तरफ से उन्हें सम्मान करना चाहता हूं, ताकि उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम 3 या 4 घंटे लगातार होते रहते हैं। मैं इस कार्यक्रम में इस आजादी के इस महोत्सव के संदर्भ में स्वतंत्रता धूमधाम से देश मनाए जाते हैं, इस संदर्भ में इस तरह हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, उसके अर्थ, उसके भाव, उसकी गहराई और उसके जो सजावट, इन सभी तमाम दृष्टियों में हम देख सकते हैं तो बहुत उत्तम है, बहुत सराहनीय है। मैं तमाम विद्युत गणों को और यहाँ आने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से, मेरे जो महाविद्यालय की तरफ से मैं आज सबका सादर प्रणाम देना चाहता हूँ और प्रपत्र करने वाले के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम को जुड़ाने के लिए जितनी व्यस्तता जो सज्जी ने की है, तो उनके प्रति मैं विशेष प्रकार से आभार हूँ। तमाम विद्युत जनों को, जितने लोग हम जमा हुआ है, अपना भाषण दिया है और वक्तव्य दिया है, इन सभी वक्ताओं के प्रति मैं अपनी खुशी और अपनी कृतज्ञता में ज्ञापित करके इस संदर्भ में आजादी के जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की एकता के लिए, देश के प्रति सम्मान करने वाली भाषा के नाते हिंदी का महत्व अत्यंत उन्नत है और विशेष सम्मान करने वाली भाषा, देने वाली भाषा है। तो भारत को एकता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के आम जनता को आपस में जुड़ाने के लिए, आज से हिमाचल को गंगा, गुवाहाटी से चौपाटी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूरे भारतीयों को एकत्र करने वाली भाषा के नाते आप सभी के प्रति मैं अपना सम्मान, अपना आदर, अपना विशेष हृदय से जो आग्रह प्रकट करते हुए मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद गौवमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने उनको जबरदस्ती बुलाया है, बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने मुझे मेरा भी बहुत कुछ तारीफ किया है ना लता जी, बहुत कुछ तारीफ सुनने का भी मिला, बहुत अच्छी बात है। गौवमर जी बहुत तेज हैं, बहुत काम करने, बहुत समाज सेवी भी हैं, हिंदी अध्यापकों में बहुत। हम दोनों क्या है कि नेशनल सर्विस किंग एनएसएस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें बहुत कुछ करने का, जो कोऑर्डिनेट करने का, आप भी कैसे प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करते हैं, ये तो हमें ऐसे आ गया, तो जल्दी 1-2 दिन में ही हम नेशनल संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय हम कोऑर्डिनेट कर सके, वो एनएसएस से मिली हुई जो पावर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारी संगोष्ठी का जी मैं जी थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। ओके लता जी, जयलक्ष्मी जी, थैंक यू सर। ओके जी, गजेंद्र जी धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके बाय। तो आगे की संगोष्ठी में मिलेंगे सभी बच्चों से। गजेंद्र जी आप अपना जो फोन नंबर मेरे को शेयर करें। मैं आपको साजिद जी आप उनका फोन नंबर मेरे को शेयर कर लेता हूं ताकि उन सबके साथ संपर्क में रहें। हाँ हम भेज देंगे। राम किशोर जी आप शोधार्थी हैं ना? ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।